हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी फॉर द जेई मेंस रिजल्ट। अब अगली बारी आपकी है। हाँ जी, तो पिछले 2 दिन कोई पढ़ाई की कि नहीं की? सैटरडे संडे। ठीक है। मेजर में पूरी ऑर्गेनिक आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नीट का भी कल एग्जाम हो गया, अच्छा हो गया बच्चों का। पेपर वाज वेरी इजी। फालतू के र्यूमर्स, मतलब जो थे कि भाई एम्स है तो मुश्किल हो जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर नॉर्मल ही है। हाँ जी। आ, इसमें बताओ बच्चों। नहीं, कैपेसिटेंस नहीं आ रहा, या मतलब जो भी सिलेबस लिखा हुआ था आपके वही आ रहा है। आई थिंक उसमें कैपेसिटेंस तो नहीं था। अलंकृत, आपने अगर वैसे तो मना ही किया है पेपर नहीं देखना, बट अगर आप वो देख लो पेपर, आप इस बैच में आना बंद कर दोगे। पार्ट जे के। हाँ जी, जे पार्ट डन। फर्स्ट का आंसर रॉन्ग नहीं है, आपने गलत किया है। डीसी बैटरी है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। के पार्ट बच्चों। नहीं, इसमें तो लिखा ही है ना, 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी प्रोवाइड्स डीसी करंट। सेकंड क्वेश्चन के का एनर्जी कंजर्वेशन करो। इनिशियल एनर्जी दी हुई है आपको, उसको फाइनल एनर्जी के इक्वल कर दो, उससे निकल आएगा। हाँ जी। यहाँ एसी कैसे प्रोड्यूस होता है हम अभी देखेंगे आगे। एसी जनरेटर होता है।
तो ये बच्चों जो 9th क्वेश्चन है, इसमें आयरन लॉस का मीनिंग ये होता है कि बेसिकली जो लॉसेस वो कोर में से हो रहे हैं, मतलब जो कि जनरली हम आयरन की लेते हैं, उसके अंदर कौन से वाले लॉसेस होते हैं? एडी करंट्स वाले। राइट। तो परमिएबिलिटी बच्चों क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले तो परमिएबिलिटी समझें। परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है जो, जैसे वहां पे थी परमिटिविटी, राइट, म्यू। तो पहले तो म्यू के बारे में बताओ, हम क्या चाहेंगे कि म्यू कम हो या ज्यादा हो? और म्यू का क्या रोल होता होगा? म्यू का क्या रोल है बच्चों, बताओ। हमने लिखा भी था कि भाई हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक में म्यू क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? ज्यादा। तो वी नीड हाई म्यू। ठीक है। तो उससे क्या होगा बच्चों, ज्यादा म्यू होने से क्या इफेक्ट होगा? ज्यादा फील्ड लाइंस उसके अंदर रहेंगी। ठीक है। तो परमिटिविटी, परमिएबिलिटी तो सॉरी हाई चाहिए। तो आप बताओ, व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी? हाई या लो? ध्यान से सोचो, इसमें गलती कर रहे हो। आपने हीट लॉस को मिनिमाइज करना है, तो पावर को किससे लोगे, आई स्क्वायर आर से या वी स्क्वायर बाय आर से? सोचो एक बार ध्यान से। हाँ भाई करो, बाकी लोग भी आंसर।
बच्चों वी स्क्वायर बाय आर लगाएंगे ना, हम आई स्क्वायर आर नहीं लगा सकते। आई तो इटसेल्फ वेरिएबल है। तो हाई रेजिस्टिविटी आएगा। वी कौन सा है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगी? जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आनी है वो तो फिक्स्ड है ना? तो उससे जो पावर आएगी वो वी स्क्वायर बाय आर होगी। आगे बच्चों, इस पेज पे बताओ और कोई डाउट? हाँ स्पर्श। सर वहाँ पे आयरन लॉसेस मतलब जैसे हमने एडी करंट्स की बात करनी है तो एडी करंट्स में सेकेंडरी वोल्टेज का कैसे मतलब होगा? क्या मतलब? नहीं जैसे आपने कहा ना कि वी स्क्वायर बार के लिए हम वो वाली लेंगे इंड्यूस्ड वाली सेकेंडरी। नहीं, उसके अक्रॉस कोई आप सीधा थोड़ी बैटरी अप्लाई कर रहे हो आयरन के अक्रॉस। आयरन के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो तो जो उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रही है उसके कारण जो इंड्यूस वोल्टेज आ रही है वही वाली है ना। मतलब उसको हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते? ना ना, कैलकुलेट तो हम कर ही नहीं सकते उसको, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब वो जो फ्लक्स चेंज वो वाली इंड्यूस होगी जो हाँ सर्कल्स में हो रही है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। इस पे क्या कह रहे थे F28 पे? ये तो कॉपर के लिए लिखा है ना आई स्क्वायर आर, ये तो कॉइल का है। हाँ स्टेप अप क्या कह रहे हो? हाँ मतलब जब वोल्टेज बढ़ानी है तो स्टेप अप, वोल्टेज कम करनी है तो स्टेप डाउन। ये बच्चों जो एग्जांपल 2 है, वैसे तो एज सच मोटर वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है रिजल्ट। बेसिकली क्या होता है कि हम मोटर को, जैसे मान लो ये आपकी मोटर है, कोई डिवाइस है, आप इसको एक ईएमएफ प्रोवाइड करते हो, ठीक है? तो ये जो मोटर डिवाइस होता है इसकी इंडक्टेंस होती है खुद की कुछ, तो उस कारण से एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, वही नॉर्मल इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, तो बेसिकली नेट क्या बन गया? ई माइनस ई बी बाय आर। राइट, डन। थ्योरी में और कुछ तो नहीं है बच्चों? नहीं भाई, देयर इज नो एसी बैटरी। जैसे बच्चों मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम, खैर अभी तो अपना चैप्टर शुरू हो ही रहा है। एसी डीसी दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो
एसी का एक बड़ा एडवांटेज, चलो खैर एनीवेज इसको खत्म करते हैं, फिर आज तो एसी पढ़ना है, तो मैं बताता हूँ सब। बच्चों 3A मैं अगली क्लास में करूंगा डिस्कस, ठीक है, कंप्लीट करके रखना। मैंने एक आपको, एक सेकंड पहले इसको खत्म करें। थर्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। करंट में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी अगले एसी में समझ आएगा। शोभित आप कुछ कह रहे हो? सर जो हमने बोला कि हीट लॉस कम करने के लिए हमें ज़्यादा परमिएबिलिटी रखनी पड़ेगी, पर उससे जो चेंज इन फ्लक्स है वो भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा? कैसे? जैसे ज़्यादा परमिएबिलिटी रखेंगे हम आयरन की जो हम्म उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उससे हम्म। फील्ड लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो जो चेंज इन फ्लक्स है उससे वो भी बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाए, मतलब तो नहीं, चेंज इन फ्लक्स क्यों बढ़ेगा? डी फाई बाई डी टी एंड फाई तो दो सेपरेट क्वांटिटीज है ना। मतलब बी बढ़ गया तो फिर उससे नहीं, डी फाई। मतलब बी बढ़ना और डीबी बाई डी टी बढ़ना वो तो अलग बात है। एंड मान लो उसमें जो चेंज आएगा भी वो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स में, जैसे भी, मतलब इट इज स्टिल फेवरेबल। मतलब फिर उससे ई स्क्वायर बाय आर बढ़ेगा नहीं? हाँ बढ़ेगा। तो फिर हम हाई परमेबिलिटी का क्यों यूज करेंगे, फिर क्योंकि उससे अगर हीट वो लॉस बढ़ेगा। परमेबिलिटी नहीं होगी फिर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो तो अगर हमें मतलब बेसिकली तो क्या होता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ना हमें, मतलब हो सकता है कि एक से लॉस कम हो रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है, तो आप कहते हो कि ज्यादा लॉस प्रिवेंट करके कम लॉस होने दो। ओके सर। हाँ जी। अच्छा बच्चों, एक तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, कितने लोगों ने देखा था? इसमें मुझे बस एक सिर्फ खुशी ने पॉइंट आउट किया और किसी ने नहीं, मतलब कुछ पॉइंट आउट किया, पता नहीं देखा था कि नहीं देखा था। ये इस स्टेप पे गलती है बच्चों, देखो। मतलब ये यहाँ पे 1 - E बन जाएगा ना। तो ये देख लेना। ये सोचा था RLC क्या बनता है, बताओ। यस, इसके हिसाब से जो बनेगा बच्चों, those will be damped oscillations. So you can directly compare the result of damped oscillation from SHM एंड उसको यहाँ पे सेम रिजल्ट को वैसा बना के चार्ज के लिए लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे केस बना दें,
इस केस में जो आपका रिजल्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, d² / dt²। dq/dt के साथ क्या टर्म आती है, r की आएगी शायद। मुझे 21st iQuest नहीं खुल रहा है भाई, पता नहीं किसने रूमर्स फैला रखी हैं। अभी पंजाब में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। ये बन जाएगा। तो जिस इसको आप सीधा सीधा उससे कंपेयर कर सकते हो। वहां पे हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या रिजल्ट बना था, d²x/dt²। ये था ना। नहीं नहीं, दो थे भाई डैम्प्ड के केसेस। ये इक्वेशन डैम्प्ड की ही है। एक ये थी, एक जो हमने केस किया था उसमें यहाँ लिखा था f0 sin ω t। ये वाली जो थी ये फोर्स्ड ऑसिलेशन थी। है तो ये दोनों ही डैम्प्ड। जहां पर भी b/dx/dt की टर्म आ जाए वो डैम्प्ड तो हो ही गई ना ऑटोमेटिकली। यस। सर वो मतलब एक मतलब जैसे इस केस में अभी सर SHM लग रहा है, तो सर मतलब मुझे अगर ऐसे याद नहीं है कि SHM वगैरह रोटेशन वगैरह, तो सर आगे भी आएगा वो? नहीं, इसका सच आगे कोई काम नहीं है, बट मतलब पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसको हम डिराइव नहीं कर सकते आगे, तब भी हमने सीधा रिजल्ट ही लिखा था, अब भी रिजल्ट ही लिखना पड़ेगा। ओके ओके सर। तो ये वाले केस से हम कंपेयर करेंगे बच्चों, जो ये वाला है। बस हमारे केस में क्या है कि हम ओमेगा को 0 पुट कर देंगे। तो किसी को याद है रिजल्ट्स क्या थे वहां पे? बताओ क्या रिजल्ट्स थे? एक तो एम्पलीट्यूड का था, पता नहीं a0 e⁻bt/2m कुछ ऐसा। आज देखना भाई, फिर मैं इसके रिजल्ट्स, बस कुछ नहीं है, कंपेयर करके लिख लेने उसके अकॉर्डिंग। क्या ओके, फिर हम अगला चैप्टर करें शुरू।
हाँ शोभित। सर जैसे हमने इंडक्टर और रेजिस्टर के सर्किट में बोला था कि मतलब उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं थी, फिर कैपेसिटर जब अकेला था उसमें भी कंजर्व थी, फिर जब हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को इकट्ठे लगाया तो हम ये कैसे बताएंगे कि उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी? क्योंकि उसमें कोई डिवाइस ही नहीं है जो एनर्जी डिसिपेट करेगा। सर जब कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हमने ये नहीं बोला था कि उसमें भी हीट लॉस होती है? एक मिनट फिर से बोलो किस तरह। जब कैपेसिटर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हमने ये बोला था कि उसमें फिर अच्छा उसमें अच्छा भी हीट ठीक है, लॉस होती हाँ है। मैं समझ गया आप जो कह रहे थे भी, अगर हाँ सिर्फ कैपेसिटर हो सर्किट में भी तो भी एनर्जी लॉस तो होता है। तो बट यहाँ तो क्या हुआ कि हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आ गई, उससे पता चल गया कि एसएचएम की इक्वेशन आ गई ना, तो एसएचएम में तो एनर्जी कंजर्व्ड होती है। फिर मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में हीट लॉस नहीं होगा? इस केस में नहीं होगा, मतलब अगर एक प्योर एलसी सर्किट है उसमें नहीं कोई हीट लॉस होता। मैंने बच्चों 2 क्वेश्चंस और भी भेजे थे आपको, उनके आंसर्स मैं अभी बताता हूँ। करंट वाले का तो मुझे याद है I0/3 था, चार्ज वाले का मुझे याद नहीं है। दोनों में इंडक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शंस में I0/3 था। ओके तो बच्चों so we start with the next chapter which is AC. AC stands for alternating current. तो बच्चों जब हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसा करंट या वोल्टेज जो टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज कर रही हो। मतलब इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से होना चाहिए, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि साइनोसॉइडल ही हो, ऑल्दो हम जो पढ़ेंगे वो साइनोसॉइडल वाला ही केस पढ़ेंगे, बट कंडीशन ये है जिसकी टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज हो रही हो। इसका बच्चों जो ऑपोजिट होता है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं अपने इतने चैप्टर्स में, उसको हम कहते हैं एज डीसी, डायरेक्ट करंट या फिर वोल्टेज। तो इस केस में बच्चों जो करंट या फिर वोल्टेज की वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं करती, ये कांस्टेंट होती है। तो जैसे हम मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं कि भाई हमने कहा भी बैटरी है वो 5 वोल्ट की है, तो भाई उसकी वैल्यू हमेशा 5 वोल्ट है। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि भाई कुछ देर 5 है कुछ देर -5 हो गई, राइट?
या जब हमने सर्किट में करंट निकाला तो हमने कह दिया अभी 2 एम्पेयर्स करंट है, तो वो एक फिक्स्ड करंट हो गया। ऐसा तो है नहीं कि वो करंट क्या चेंज होता जा रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड में चाहे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये वाला था। एंड लेट्स रिमेंबर कि दिस इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। मतलब एक बैटरी जो है वो डीसी करंट वोल्टेज ही प्रोवाइड कर सकती है। तो ऑब्वियसली अभी सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा कि यार ये कैसा करंट हुआ कि कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। तो हमें धीरे धीरे समझ आएगा अभी कि कैसे इसके बेसिस पर भी डिवाइसेस काम करते हैं। तो जो बच्चों हमारे घर पे सप्लाई आती है, वाई एक्सिस पे इट कैन बी करंट और वोल्टेज। जो हमारे घर पे बच्चों सप्लाई आती है दैट इज एसी। ठीक है, दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एसी और डीसी के। जो मेजर कंपैरिजन है बिटवीन एसी एंड डीसी बच्चों, देखो वो क्या है कि वैसे कंपैरिजन हम एंड में करते हैं जब हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बट थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम एसी, क्या फायदा है। डीसी का बच्चों जो सबसे बड़ा फायदा है इट कैन बी स्टोर्ड। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि जैसे बैटरी है, तो बैटरी में हम जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो डीसी की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम घर पे जैसे मान लो जो इन्वर्टर होता है, राइट, इन्वर्टर का काम क्या है भाई, जब लाइट है तो वो उससे बैटरी को चार्ज कर देता है, और जब लाइट गई हुई है तो वो बैटरी से एनर्जी लेके हमें प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो इन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, दोनों काम करता है। जब तो लाइट होती है तो वो उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी के अंदर स्टोर कर देता है, और जब लाइट जाती है तो वो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर में सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो अब ये अब हमारे सारे डिवाइसेस वगैरह सब कुछ इस हिसाब से ही बने हुए हैं कि दे वर्क ऑन एसी। तो तो इट इज नॉट दैट कि हम ऐसे डिवाइसेस नहीं बना सकते थे जो डीसी पे ही काम करते हैं। ठीक है, देर आर सम कंट्रीज बच्चों जहां पे डीसी वोल्टेज ही सप्लाई होती है। ठीक है, बट वही बात है, दोनों के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, उन सबको कंसिडर करके मतलब डिसाइड हुआ हुआ है कि एसी इज बेटर टू बी सप्लाइड। एसी का बच्चों मेजर एडवांटेज ये है जो कि हम ट्रांसफार्मर में देख चुके हैं कि आप एसी वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हो।
भाई जो डाउट्स है ना अनम्यूट करके पूछो, चैट पे आप बहुत फास्ट हो गए हो, मेरे बस का नहीं रहा सारी चैट पढ़ के आंसर कर पाना। अपने आप मतलब वेट मत किया करो, अपने आप अनम्यूट करके पूछ लिया करो। तो डीसी में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखा ही था जितने हमने सर्किट्स पढ़े हैं उसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सर्किट की वोल्टेज बढ़ा दोगे या कम कर दोगे। वो तो तरीका यही है कि बैटरी बढ़ा दो, कि नई बैटरी लगाओ या बैटरी छोटी कर दो। तो AC is more harmful to human body. ठीक है, तो लीव सम स्पेस ओवर हेयर। हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम इसमें और भी लिखेंगे, बट ये वो हैं जो अभी भी हम समझ सकते हैं जितना हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे। अच्छा एक बात बच्चों क्लियर करो, मैंने AC में क्या लिखा है, विच चेंजेस डायरेक्शन विद टाइम। AC की डेफिनेशन ये है, मैग्नीट्यूड की नहीं है डेफिनेशन। मतलब AC की कंडीशन ये है जो डायरेक्शन चेंज करता है, ना कि ये कि जो मैग्नीट्यूड चेंज करता है। सर ये आपने ग्राफ में क्या दिखाया है ये फिर? करंट या वोल्टेज? करंट वोल्टेज का ये मतलब मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो ही रहा है सर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब वो तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी मैग्नीट्यूड को चेंज होना पड़ेगा। हाँ जी। बट जो कंडीशन है वो ये है कि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। एक मिनट बच्चों।
हाँ बच्चों, तो लेट अस से मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, इसको चाहे करंट का बोल दो चाहे वोल्टेज का बोल दो, तो बताओ ये मान लो ऊपर वाली वैल्यू +5 है, नीचे वाली वैल्यू -5 है, तो बताओ ये क्या हुआ, ये एसी हुआ डीसी हुआ? सो दिस इज एसी राइट, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिस इज एसी। अब अगर मैं ऐसा ले लूं कि कुछ देर 5 फ्लो कर रहा है, फिर कुछ देर 2 फ्लो कर रहा है एंड सो ऑन, सो दिस इज डीसी। क्योंकि अभी भी पॉजिटिव वैल्यूज है, कहीं पर भी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ठीक है जी। सर ये जो सेकंड वाला आपने एग्जांपल लिया है, इसमें भी सर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, तो ये तो डीसी भी नहीं होना चाहिए। नहीं वही ना, एसी की कंडीशन ये है जिसमें डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, डीसी की डेफिनेशन ये नहीं है कि जहां कांस्टेंट हो। मैंने डीसी में क्या लिखा है, हाँ एसी में लिखा है ना हमने कि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ये अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो बट डायरेक्शन से, तो डीसी करना है वो। हाँ वो डीसी ही है। ओके। ठीक है जी। तो अब बच्चों क्या होता है, हम जो पर्टिकुलरली पढ़ेंगे जो एसी, हम वो पढ़ेंगे इस टाइप का जहां पे साइनोसॉइडल वेरिएशन होती है, क्योंकि हम जहां पे भी प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो इस टाइप का ही पढ़े, इस टाइप की ही वेरिएशन होती है। तो जो मतलब एसी का स्टैंडर्ड केस है वो हम ये मानते हैं कि जहां जो वोल्टेज है दैट इज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, या फिर जो करंट है दैट इज सम I0 साइन ओमेगा टी। ये वाले रिजल्ट्स मुझे याद आए, ये अभी रिसेंटली पढ़े थे हमने। राइट, तो ये EMI में हमने बच्चों पढ़े ही इसलिए थे बिकॉज इन केसेस में जो मतलब ये जो बनता है वोल्टेज वो एसी वोल्टेज बनती है। ठीक है, एक बच्चों इसके नोमेनक्लेचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट मतलब वो कंफ्यूज मत होना, जैसे इफ आई से एसी वोल्टेज, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। लाइक थोड़ा अजीब है, आइडियली तो उसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलना चाहिए, बट वो ऐसे ही बोलने लग गए कि ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ऐसे ही जो दूसरा होता है उसको हम
AC करंट बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट करंट बन गया, बट अब ये नाम ही ऐसा पड़ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, वो तो सही है। इसको ऐसे लिख लो। सर यस, सर डीसी की क्या डेफिनेशन है? जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब जब इस टाइप का करंट या फिर वोल्टेज हो जो कि हम देख सकते हैं कि वेरिएबल है, ठीक है, तो ऐसे में अब हमें कोई वैल्यू तो चाहिए जिसके बेसिस पे हम बात करेंगे। मतलब अभी तक तो क्या था, वो वैल्यू ही कांस्टेंट थी, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, उससे सारा कुछ पता चल जाता था। बट यहाँ पे तो हर इंस्टेंट पे वैल्यू वेरी कर रही है, करंट की भी और वोल्टेज की भी। तो जब वैल्यू वेरी कर रही होती है तब हम किस तरीके से उसको स्टडी करते हैं, क्या तरीका है जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा वेरिएबल है, चेंज होती जा रही है हर टाइम पे। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा है जिसमें बहुत सारा वेरिएशन है, कभी कम कभी ज्यादा या कुछ, हम उस डाटा को कैसे रीड करते हैं? एवरेज से, राइट। तो यहां पर हमें करंट या फिर वोल्टेज की एवरेज वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर हम एक साइकिल के लिए निकालें, हम कैसे ढूंढेंगे बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ ई? That will be integral e dt अपॉन t, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो ये क्या बन गई? बोलो भाई क्या आएगा इससे?
तो ये बन जाएगा cos ओमेगा t बाय ओमेगा माइनस के साथ, इसमें जब आप लिमिट्स डालोगे टाइम की 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, you will get this as 0. ठीक है, मैंने यहाँ कैपिटल टी लिखा है, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड जितने में एक साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हाफ साइकिल की निकालना। तो देखो ये क्या, टू ई नॉट बाय पाई आ रही है। आ गया बच्चों? क्या ये लॉजिकली समझ आ रहा है कि एवरेज वैल्यू 0 क्यों आ रही है एक पूरे टाइम पीरियड के लिए और हाफ के लिए नॉन जीरो आ रही है? तो वो एक पूरे साइकिल में बच्चों जितनी देर पॉजिटिव आई है उतनी देर नेगेटिव आई है ना?
तो हो क्या रहा है, आधा टाइम पॉजिटिव आ रहा है ना, आधा टाइम नेगेटिव आ रहा है, तो उसकी नेट वैल्यू जो एवरेज वैल्यू है वो 0 बन जाएगी। तो अगर आप ध्यान से सोचो, एक जो एवरेज होती है, राइट, वो क्या है, दैट इज इंटीग्रल y dx राइट। और ये y dx है क्या, दिस इज नथिंग बट एरिया। राइट, तो हम एरिया को इंटरवल के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ये बहुत काम की चीज है बच्चों, याद रखने वाली, क्योंकि आपको कई बार सीधा ही ग्राफ देते हैं और उसकी एवरेज वैल्यू पूछते हैं। ठीक है, तो इससे आप और भी बहुत चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे क्या हम ये बता सकते हैं कि जो जीरो से t/4 की एवरेज होगी, वही t/4 से t/2 की भी एवरेज होगी। राइट, एक सेकेंड।
हाँ भाई, वो ना मैंने आज टेस्ट करवाया था अपना कोविड वाला, तो उसकी रिपोर्ट के लिए था फोन। हाँ हाँ ठीक है सब। नेगेटिव है। मैं लास्ट वीक ना मिला था 2-3 लोगों को, उनका पॉजिटिव आ गया था, तो फिर ऐसे ही लगा कि क्यों डाउट रखना। ये करो बच्चों।
बताओ बच्चों आंसर्स। अब इसमें गलती मत करो भाई। स्पर्श ठीक है, शोभित गलत है, लक्षिका ठीक है, राम गलत है, भवन गलत है, नमन गलत है, इतना गलत कैसे निकाल रहे हो भाई? इसमें इतना क्या मुश्किल है? मैंने ही कुछ गलत तो नहीं निकाल लिया। नहीं अलंकृत गलत है। अच्छा नहीं, वेट एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ जी चलो निकाल ही लेते हैं, चेक कर लो। फर्स्ट केस में ये एरिया हो गया अपॉन टाइम, तो आई नॉट बाय 2 आ गया, राइट। सेकंड केस में क्या हो गया, हाफ एरिया कितना बन गया वो जो ट्रेपीजियम है, और ये डिवाइड भी t/4 से ही हो रहा है, तो ये आ गया 3i0/4। थर्ड केस में बचाओ, हम सीधा ये कह सकते थे, मैंने मेरे ख्याल गलत बताया, जिनको पहले बोला था उनका गलत था आंसर, कि 3t/4 तक ये वाला एरिया तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा तो फिर ब्लू वाला ही एरिया। बट
बस जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि जो डिनोमिनेटर में टाइम है वो तो 3t/4 ही आएगा। राइट, तो इसका आंसर a0/4 बन जाएगा। मैंने जिनका सही बोला था उन्होंने सी का 3 a0/4 ही निकाला हुआ था, वो गलत है। ठीक है जी, समझ आ गया ये बच्चों? ओके, एक बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं मेंशन्ड तो हमने हमेशा उसको एक पूरे साइकिल का मानना है। ओके, तो ये बच्चों जो हमारा स्टैंडर्ड केस है, इसकी एवरेज की ये प्रॉब्लम है कि एवरेज वैल्यू 0 आ रही है एक साइकिल के लिए। तो एवरेज वैल्यू 0 डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन, राइट? उससे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा आप क्या बोलें कि 0 करंट है या 0 वोल्टेज है, राइट? उससे तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो जहां पे एवरेज 0 आ जाती है, फिर हम दूसरे तरीके पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यूज, राइट? आरएमएस हम सबको पता है क्या है, रूट मीन स्क्वायर। मतलब जो भी एक्सप्रेशन गिवन है पहले उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसकी एवरेज ले लो और फिर उसका रूट ले लो, राइट? तो नाउ हाउ विल वी फाइंड ERMS? स्क्वायर का एवरेज, राइट? तो मतलब E square dt from 0 to t upon t और इस पूरे का रूट। तो बताओ इस केस में क्या आंसर आता है?
ये हमने करा ही था बच्चों पहले। राइट, सो दिस इज अ वेरी सिंपल येट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको स्टैंडर्ड केस के लिए ये वैल्यू पता भी होनी चाहिए, और अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड केस है आपको उसके लिए निकालना भी आना चाहिए आरएमएस वैल्यू यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल टू रिमेम्बर, मतलब ये बार बार बच्चों आते रहेंगे। जब तो आप पूरे टाइम पीरियड के लिए करते हो, और यहाँ बच्चों फाई हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो वैसे ही रहेगा। तो दिस वैल्यू, मैंने सिर्फ साइन लिखा है, मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों बताओ? ये तो जीरो ही आ जाती है, राइट, एक साइकिल के लिए जब आप सिंपल साइन को इंटीग्रेट करते हो। और जब आप साइन स्क्वायर को करते हो, ये वैल्यू क्या आती है बताओ? t/2 या हाफ। ठीक है, अच्छा प्लीज ध्यान रखना मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ हर जगह। अच्छा, क्या आप बच्चों इसको देख के ये बता सकते हो कि हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? ध्यान से ग्राफ को देख के बताओ।
ध्यान से देख के बताओ भाई। लॉजिकली सोचो। So this will be same। और ये चाहे हाफ साइकिल हो चाहे 1/4 साइकिल भी हो बच्चों, तो भी ये वैल्यू सेम आती है। ठीक है, इसका क्या सिंपल लॉजिक है भाई, ग्राफ जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल में है वैसा ही नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो जब आप स्क्वायर करके एरिया ऐड कर रहे होगे तो वो एरिया तो सेम ही ऐड होगा ना दोनों साइकिल्स का, isn't it? तो समझ आया ये? सर यस। सर आरएमएस में यही कर रहे हैं ना कि अभी जो ग्राफ पहले बन रहा था, मतलब जैसे साइन वाला ग्राफ था, उसका क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया और वो थोड़ा सा आई थिंक अब मतलब उसमें थोड़ा सी वेरिएशन आ गई होगी। चेंज तो आएगा सर क्योंकि स्क्वायर का हो गया। हाँ। यस सर। तो सर मतलब टोटल में क्या है कि टी वाई हाफ से पहले और टी वाई एफ के बाद वाला टोटल ये दोनों एरिया सेम ही है ना, मतलब टी वाई हाफ से पहले सेम और आएंगे। हाँ सेम हाँ आएंगे, तो उसका हाँ। दुगना नहीं है वो टोटल? नहीं तो टाइम भी तो हाफ हो गया ना जब हम अच्छा आरएमएस निकाल रहे हैं। एवरेज, अच्छा हाँ सर मैं एक्चुअली एरिया निकाल दिया रहा था बार बार। हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? ओके तो आपने बच्चों एक तो होमवर्क में ऊपर वाले केस में आरएमएस वैल्यूज निकालना, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मैसेज करूंगा अभी। ठीक है चलो। सर ये जो एग्जांपल दी थी ये 3 पार्ट, उसमें आरएमएस निकालने हैं? हाँ हाँ। अब ना लिखो, अर्लियर एग्जांपल लिख लो। उसका भी मैं आंसर भेजता हूँ, ठीक है? वो क्वेश्चंस का जो आंसर्स थे वो चार्ज वाले का वो सॉल्व करना पड़ेगा, मैं भेजता हूँ।
चलो ओके बच्चों, ये बच्चों ये आसान सा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, इसको पेंडिंग मत करना। मतलब ये दिस विल फिनिश इन 4 लेक्चर्स मैक्सिमम, ठीक है। 01 के मैं क्वेश्चंस आपको अभी मैसेज कर रहा हूँ, वो मतलब वो शायद कुछ अभी नहीं होंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैसेज करता हूँ। चलो ओके बच्चों, बाय।